अब तक के हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इंटेलिजेंट किसे कहा जा सकता है। लॉयर है, आर्टिस्ट है या फिर डॉक्टर है। किसको हम इंटेलिजेंट बोलेंगे? क्या स्पोर्ट्समैन है या कोई आर्टिस्ट है जो एजुकेशन में नहीं उतने मार्क्स या उतना स्कोर कर पा रहा है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंटेलिजेंट के दो तीन हमने डेफिनेशन देखे थे, जिसमें एक देखा था कि जो जजमेंट अच्छा है, जिसका अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी है, रीजनिंग अच्छी कर रहा है, वो बाइनेट और साइमन की जो डेफिनेशन थी उसको इंटेलिजेंट बोला गया। या फिर एक और डेफिनेशन इंटेलिजेंस की हमने समझी थी, द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनैलिटी, टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से सोचना, उसको डील करना, सिचुएशन को डील करना सही तरीके से, उसकी कैपेसिटी, सिचुएशन को डील करने की कैपेसिटी अगर है किसी के अंदर, तो वो एक इंटेलिजेंट हम उसे कह सकते हैं। इसके बाद और भी अलग अलग लोगों की डेफिनेशन है। गार्डनर ने बताया द एबिलिटी और स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती हैं, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस पे नहीं, इसके अलावा सिचुएशनल बेस पे, लॉजिकल बेस पे प्रॉब्लम हो सकती हैं, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। और कल्चरल सेटिंग्स को समझना, वैल्यू करना। ही यूज टू टर्म मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में बताया, जिसमें लिंग्विस्टिक अच्छा है, लॉजिकल मैथमेटिकल अच्छी है, स्पेक्ट्रियल अच्छा है, म्यूजिकल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक हुआ, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक। ये सारी चीज़ें अब तक के हम लोग ने पढ़ लिया था, अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया था। सो दो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलिजेंस वॉज मेड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन, ए मोर सिस्टमैटिक अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड बाइनेट, French psychologist. In 1905, बाइनेट gave the concept of mental age. तो बाइनेट की अप्रोच काफ़ी फेमस है, जो इन्होंने डेफिनेशन बताया है या अंडरस्टैंडिंग दी है इंटेलिजेंस लेवल का। ठीक है। तो बाइनेट गेव द कॉन्सेप्ट मेंटल एज के बारे में बताया, विच मीन्स एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। द टर्म इंटेलिजेंट क्वेश्चन वॉज फर्स्ट डिवाइस बाय विलियम स्टर्न। तो मेंटल एज के बारे में क्या बताया बाइनेट ने? An individual's level of mental development relative to the environment in which he or she lives। कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी आप जिस सिचुएशन पे, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका मेंटल एज, यानी मेंटली आप कितने डेवलप्ड हो, कितना उस इन्वायरमेंट को समझ रहे हो, उस कल्चर को समझ रहे हो, उस कंट्री को समझ रहे हो, उस सोसाइटी को समझ रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो। ठीक है। सो द टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आई क्यू, यहाँ पे आई क्यू लेवल इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, वॉज फर्स्ट, हम लोग बोलते हैं ना आई क्यू लेवल कितना है, अगर 100 के ऊपर है तो हाई आई क्यू लेवल माना जाता है। वॉज फर्स्ट डिवाइस बाई विलियम स्टर्न, ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट, 1912। आई क्यू इज डिफाइंड एज मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज, एक्चुअल एज, और उसकी मेंटल एज कितनी है, उसको डिवाइड किया जाता है मेंटल एज से। क्रॉनिकल एज को डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं। जैसे मेंटल एज किसी की, अगर कोई बच्चा है तो मेंटल एज उसकी उसकी एक्चुअल एज 10 है, उसकी एक्चुअल एज कितनी 10 है, लेकिन उसकी मेंटल एज 12 है। 2 साल ज़्यादा, मतलब 12 साल बच्चे के जैसा सोच रहा है वो। इंटू 100 करेंगे तो आई क्यू लेवल आ जाएगा इसका 120। मतलब 120 आ गया आई क्यू लेवल। तो ये क्या हो गया, 120 100 से ऊपर हो गया, मतलब आई क्यू लेवल ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, क्योंकि 10 साल का बच्चा 12 साल के बराबर का सोच रहा है। तो इस तरह आईक्यू लेवल जो हम लोग सुनते हैं, तो आईक्यू लेवल का मतलब ये होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इफ द मेंटल ऑफ ए चाइल्ड इज 12, ये पे एग्जांपल दिया है, देखो, हिज और हर क्रोनोलॉजिकल एज इज 8, एक्चुअल एज इसकी 8 है, देन आईक्यू चाइल्ड वुड बी 150। है ना? कि कोई बच्चा 8 साल का, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 12 साल के बराबर है।
और इंटू 100 आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो IQ लेवल यानी उसका ज़्यादा है। द इंटेलिजेंस टेस्ट, अब ये मेंटल एज कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो मेन है ना कि सर चलो आपने उसकी एक्चुअल एज तो बता दिया कि 8 ईयर्स है, तो मेंटल एज 12 साल कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, क्विज होते हैं। वहाँ से 12 साल के बच्चों को जो क्विज जो कंपटीशन देना चाहिए वो 8 साल बच्चों को दिया जा रहा है, तो वहाँ से उसका IQ लेवल चेक होता है कि यार ये तो 12 साल बच्चों के लेवल का कंपटीशन है और ये 8 साल का बच्चा करे ले रहा है, 8 साल का बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करे ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ से उसका IQ लेवल पता चलता है या उसकी जो मेंटल एज पता चलती है। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इंटेलिजेंस इज Wechsler scales of intelligence. These scales have been designed for individuals of different age groups, such as Wechsler Adult Intelligence Scale. एक देखो बाइनेट ने तो IQ के बारे में बताया था, सॉरी विलियम स्टम ने IQ के बारे में बताया था, IQ लेवल विलियम स्टन ने। और वेचलर स्केल्स जो है ये वेचलर ने बताया है, इसका वो बोलते हैं वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल्स फॉर एडल्ट्स एंड वेचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रेन, WISC WIAIS WAIS फॉर एडल्ट एंड फॉर चिल्ड्रेन। ये पता है चिल्ड्रेन के लिए 6 से 16 ईयर्स का एक स्केलिंग है, इसमें टेस्ट होता है, स्केल्स तय होते हैं, और एडल्ट आफ्टर 16 ईयर्स। So intelligence tests are the two kinds of individual test and group test. An individual test of intelligence can be administered to a single individual at a given time, whereas a group test is administered to more than one individual at a time. तो सिंगल इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होते हैं। सिंगल में 1 to 1 टेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन टेस्ट होता है, और ग्रुप टेस्ट में सब लोग मिल के एक ग्रुप बनाया जाता है, 4-4 5-5 लोगों का, और ग्रुप डिस्कशन होता है या ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स इंटेलिजेंस On the basis of nature of item, intelligent tests are verbal, non-verbal, and performance test. A verbal test requires understanding of written words. Hence, it can be administered to literate individual only. In non-verbal test, picture or illustration are often or used as item of the test. Performance tests are made up certain concrete tasks. Both non-verbal and performance tests can be administered to literate and illiterate individual. ठीक है, तो वर्बल टेस्ट भी होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड भी टेस्ट होते हैं। वर्बल में आपको ओरली पूछा जाएंगे क्वेश्चन, वाइवा टाइप समझ लो आप। नॉन वर्बल में आप रिटन कह सकते हो। परफॉर्मेंस में कोई टास्क आपको दिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं, जहाँ से स्केल पता चलता है, एडल्ट का हो चाहे वो चिल्ड्रेन का हो। वहाँ उस स्केल से पता चलता है कि उसकी में वो मेंटली मतलब कितना शार्प है, कितना डेवलप्ड है। अब वो जो टेस्ट है वो लिटरेट के लिए भी हो सकता है, इलिटरेट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने ये जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है हमने, ये हमने पढ़ा है इंटेलिजेंसी टेस्ट करने के तरीके। तो एक IQ वाला पढ़ा हमने, IQ लेवल। ठीक है, IQ वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में WAIS, दैट इज वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एंड WISC वेचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है ना, तो ये दोनों हम लोग ने पढ़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आपका जो ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एंड देयर असेसमेंट। एप्टीट्यूड का मतलब मैंने बताया था कि जनरल नॉलेज जो होता है, एक इन्वायरमेंट की नॉलेज, जहाँ एक करंट अफेयर्स की नॉलेज। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एप्टीट्यूड्स का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, इससे एक ओवरऑल पर्सनालिटी पता चलती है किसी पर्सन की। ठीक है, अब इसके असेसमेंट कैसे होते हैं, ये कैसे चेक होता है? ठीक है, तो यू मे हैव कम अक्रॉस people who are very
proficient in one task but not that much in another task. Some of your friends may be very good in mathematics but very poor in social science. We know that कि किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में आगे हो सकता है, कोई किसी सब्जेक्ट में पीछे हो सकता है. नॉट बिग इशू, वो बिग इशू नहीं है. ठीक है ना. ज़रूरी नहीं सब मैथ में ही आगे होना चाहिए, वही इंटेलिजेंट है. गलत. सच पीपल possess special abilities or characteristic in a particular field but relatively low in other field. ठीक है. In psychology this is called aptitude, and aptitude is a combination of characteristics that indicate an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. So these qualities can be harnessed by appropriate training. In other words, if a person does not have special ability required to become musician, such discrimination between pitch, tone, rhythm, and other aspects of musical sensitivity, he will not be a good musician even after sufficient training. तब यहाँ पर एप्टीट्यूड होना किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए ज़रूरी है. अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन की बेसिक नॉलेज वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप उसकी वो रिक्वायरमेंट है कि आपको नोट समझना, रिदम समझना, पिच समझना, ये ज़रूरी है. यहाँ पे इसका एक एप्टीट्यूड लग जाएगा. इसकी पर्सनालिटी उस प्रोफेशन के लिए वो पर्सनालिटी सूट कर रही कि नहीं कर रही है, वो माइंड आपका सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइंड वो पिकअप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, योर माइंड इज़ एबल टू गेट ऑल दोज थिंग्स. आपको अगर समझ लिए कि ये बनना है, चलो अकाउंटेंट बनना है, तो अकाउंटेंट के लिए अब यहाँ पे इसका एप्टीट्यूड क्या कह रहा है कि अकाउंटेंसी आना ज़रूरी है, तभी तो अकाउंटेंट बन पाएगा, है ना. तो ये उस फील्ड के लिए एप्टीट्यूड हो जाएगा. सो देयर आर सैलिएंट डिफरेंसेस बिटवीन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट. तो अब एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए हो गया. इट डजंट मीन कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. अगर वो म्यूज़िक में वो एप्टीट्यूड नहीं है उसका सफिशिएंट, इट डजंट मीन कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता. किसी और फील्ड के लिए एप्टीट्यूड हो उसका. So intelligence relate to the ability of person to do certain thing at a given time. Aptitude means the potential ability of individual to perform a task which generally consists of combination of abilities. ठीक है. तो एप्टीट्यूड उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए होता है कि आपको म्यूजिशियन बनना है तो आपको पिच, नोट, सरगम की समझ होना ज़रूरी है. So achievement involves performance at any given point of time in a particular subject, mathematics, which is you have been made familiar. So aptitude tests are used for predicting success in a vocation such as clerical aptitude, mechanical aptitude, musical aptitude, typing aptitude, etc. So each of these tests usually contains a number of subtests. Several multiple aptitude test batteries have been developed to assess aptitude such as differential aptitude test, the general aptitude test battery, and armed services vocational aptitude battery. सो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो जिस आप फील्ड में जाओगे, जैसे कि अक्सर होता है ना कि आपको बहुत सारे ये कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं. ठीक है. नेट हुआ या गेट हुआ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं. तो उस फील्ड के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी अलग से होता है. या कहीं आप जा रहे हो, किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी कंपनी में आपको जॉब लग रही है, चलो सेल्स मैनेजर की, एक मिनट के लिए मान लें सेल्स मैनेजर. अब सेल्स से रिलेटेड जो फंडामेंटल नॉलेज होती है उसका एप्टीट्यूड होना आपके लिए ज़रूरी है. जो उसकी फंडामेंटल नॉलेज की इतने बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है ना. तो ये एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है. तो जैसे टाइपिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ, म्यूजिकल एप्टीट्यूड दिया हुआ, मैकेनिकल एप्टीट्यूड दिया हुआ है, अलग अलग फील्ड का अलग अलग. सो ईच ऑफ दीज टेस्ट यूजुअली कंटेन द नंबर ऑफ सब टेस्ट. अब हर एक टेस्ट के सब टेस्ट होते हैं. सेवरल मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरीज हैव बीन डेवलप्ड टू असेस एप्टीट्यूड सच एज. इसके अलावा एक तो फील्ड का हो गया, फिर डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है, द आर्म सर्विस वोकेशनल, बहुत सारे अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं. सो साइकोलॉजिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड ए नंबर ऑफ टेस्ट टू मेजर इंटरेस्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स. दीज आर द वोकेशनल इंटरेस्ट विच हेल्प आइडेंटिटी द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन पर्टिकुलर वोकेशनल एरियाज. तो बहुत सारे जो वोकेशनल जो स्पेशल एरियाज़ हैं आप टेस्ट दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि आप किस में ज़्यादा, आपको भी नहीं मालूम है जैसे कि वेयर यू इन बेटर. ठीक है. तुम कहाँ पर बेटर हो. ठीक है ना. तो आपने अलग अलग टेस्ट दिया, अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, ABCD XYZ जो भी है अलग अलग फील्ड के लिए टेस्ट दिए आपने. फिर आपको पता चला यार हाँ यार मैं इसमें अच्छा हूँ, मेरी इसमें अच्छी नॉलेज है. तो कभी कभी अपने आप को सेल्फ रिवॉल्व करने के लिए
भी आप अलग अलग फील्ड के एप्टीट्यूड दे सकते हो कि ओवरऑल एक फंडामेंटल नॉलेज कितनी है, फंडामेंटल म्यूज़िक की नॉलेज कितनी है, फंडामेंटल मैथ्स की कितनी, मैथमेटिक्स या करंट अफेयर की कितनी नॉलेज है। ये आप अलग अलग एप्टीट्यूड बैटरीज या टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को मैंने पहले भी बताया था कि हमारी डे टू डे लाइफ में रहना, खाना पीना, बात करना, कपड़े पहनना, जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए हमारा अप्रोच, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा क्या अप्रोच है, हम टीचर से कैसे कैसे रिलेशन है हमारे, ग्रुप में हम कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हम रिलेशन डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, हमारा कपड़े पहनने का तरीका, फैशन सेंस, बात करने का सेंस, सिचुएशन को डील करने का सेंस, ये सारी हमारी पर्सनैलिटी बताते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं ना कि गुड पर्सनैलिटी है, ही इज़ ए गुड पर्सनैलिटी पर्सन। तो गुड पर्सनैलिटी ओवरऑल वो अट्रैक्टिव है या ओवरऑल एक इंटेलिजेंट है, और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका रेशनली नेचर में उसका रेशनल नेचर है, उसका सिचुएशन को इजीली अडॉप्ट करने का नेचर है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर सारे एडवांटेजेस हैं। तो हम ये बोलेंगे कि ये पर्सनालिटी अच्छी पर्सनालिटी है। तो पर्टिकुलर फील्ड में भी फिर अब हर एक की अपनी एक फील्ड भी होती है कि ये इसमें ये सोशल में बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, ये सेलिब्रिटीज़ या एक्टिंग है या मूवीज़ है, एक अच्छी पर्सनालिटी है इसकी इस फील्ड में। ठीक है, पॉलिटिक्स में इसकी अच्छी पर्सनालिटी है, तो मैंने इसको अच्छी समझ है, अच्छे उसके रिलेशंस हैं, ओवरऑल अच्छा सक्सेसफुल है वो। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। So personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical system बहुत है इसमें, that determine his unique adjustment to his environment। ठीक है, साइकोफिजिकल जो आउटर में दिख रहा है वो पर्सनैलिटी ही होती है, जो आउटर में दिख रहा है, व्हाट यू ऑब्जर्व इन वन पर्सन। ठीक है, so psychologists have approached personality from different perspectives. Each of these perspectives explain some aspect of personality. Now let's study in brief about some of these perspectives. तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग एंगल से हम ये देख सकते हैं, एक किसी की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं या नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, सो द ट्रेट पर्सपेक्टिव, द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, ह्यूमैनिस्टिक। तो जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था शुरुआत में जब मैंने बताया पर्सनालिटी के बारे में, ये वही सारी चीज़ें हैं, है ना, ये वही सारी चीज़ें हैं। ट्रेट पर्सपेक्टिव में ट्रेट tries to describe the personalities in terms of various traits. Sometimes traits are grouped into cluster. This cluster called types. For instance, introversion or extroversion, टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। तो वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ओवरऑल इसका नेचर कैसा है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ये ट्रेट पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर साइकोडायनामिक कि कितना डायनामिक मतलब कितना वो साइकोलॉजिकली अपने आप कितना एडजस्ट करे ले रहा है सिचुएशन के हिसाब से। सो कॉल्स अटेंशन टू द अनकॉन्शियस नीड्स एंड
conflict as well as influence of earlier stages of development on our life. Noted psychologist provided the core concept of this perspective. सो नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, सोशल कल्चरल में कितना अडॉप्टेबल है इजीली, उसका बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, इन्वायरमेंट के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, कितनी जल्दी वो अडॉप्ट कर रहा है चेंजेस को। ठीक है, तो ये सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव है, तो इससे ही पर्सनैलिटी पता चलती है ह्यूमैनिस्टिक ह्यूमैन बीइंग कैसा है वो ओवरऑल, कितना वो हेल्पिंग है, कितना लोगों के लिए ये रख रहा है, उसकी फीलिंग्स, काइंडनेस, कैसे डील कर रहा है अपने जूनियर्स को, है ना, अपने जूनियर्स को कैसे डील कर रहा होता है ना, क्योंकि बहुत बड़े मतलब एक सक्सेसफुल का मतलब ये मतलब नहीं होता है कि वो अच्छी पर्सनैलिटी हो गया। कोई अगर सक्सेसफुल है, रिच है, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, इट डजंट मीन कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकता है ह्यूमैनिस्टिक नेचर में वो अच्छा ना हो, लेकिन हाँ वो कामयाब है, रिच है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन ह्यूमन नेचर उसका अच्छा नहीं, तो इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, तो पर्सनैलिटी और सक्सेस दोनों भी अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।